नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। मैं वाराणसी में इस वक्त मौजूद हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार यहां से नामांकन दाखिल किया और बीजेपी ने एक बार फिर से वही नारा दोहराया, अब की बार 400 पार। तो बीजेपी 400 पार कैसे करेगी, इसमें काशी फैक्टर की कितनी भूमिका होगी? इंडिया अलायंस की तरफ से ममता बनर्जी ने भी दावा कर दिया है कि 300 प्लस सीटों के साथ विपक्ष की इस बार सरकार बनने जा रही है, यानी इंडिया गठबंधन की। किसके दावे में कितना दम, इसकी हमने पड़ताल की है। और बीजेपी जो 400 प्लस वाली बात कह रही है, किन राज्यों में यह संभव हो सकता है, उसकी भी ग्राउंड जीरो पर जाकर हमने रिपोर्टिंग की है। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। मोदी को चुनौतियों को टालना नहीं, मोदी को टकराना आता है। हौसला फौलादी हो तो बड़े से बड़ी चुनौती भी चरण चूमने लग जाती है। चार चरण के चुनाव के बाद क्या मोदी को प्रचंड जीत दिखने लगी? आपका एक एक वोट देश में तीसरी बार मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। क्या एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है? इसमें कोई शक शुबह नहीं है कि 400 पार के साथ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। क्या इस बार मोदी 400 पार के साथ लौट रहे हैं? एनडीए is going to get 400 plus. क्या विपक्ष की चुनावी दौड़ मोदी लहर में धीमी पड़ गई? विपक्ष को देखिए, आपस में उलझे हुए हैं। राहुल जी के खिलाफ उन्हीं के घटक दल के लोग चुनाव लड़ते हैं। जहां दिल्ली में एक साथ हैं तो पंजाब में खिलाफ हैं। तो ऐसे में एनडीए हमारी ताकत है। क्या काशी ने चुनावी मौसम पूरी तरह से बदल दिया? सात समुद्र की मसी करो, लेखन सब बनराई, धरती सब कागज करो, मोदी गुण लिखा न जाई, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये एक ही चीज बोलना है कि 400 पार मोदी सरकार। 400 क्या 450 जाएंगे, 400 की तो बात ही करूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में बिताए ये उन चंद घंटों का हाईलाइट पैकेज है जिसमें हर शॉट पर, हर फ्रेम पर, हर कैमरा एंगल और काशी के वोटरों की जुबान पर सिर्फ नमो नमो था। जिस तरह मैच की हाइलाइट्स चौके छक्कों से भरी होती है, उसी तरह ताबड़तोड़ वोटर मोदी फैक्टर को विनर बनाने के लिए आगे आते दिखे, अपनी बात सामने रखते दिखे। अब की बार 400 पार होगा। अब की बार 400 पार विकास के बल पे होगा, जो विकास बनारस में देखा गया है। पूरा भारत खुश है मोदी जी से। अच्छा, हाँ। आप कहाँ जा रहे थे अखबार लेके? जा रहे हैं इलाहाबाद, लेकिन रुक गए मोदी जी के चक्कर में। कह रहे हैं मोदी जी सांसद बनारस के हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से तीसरी बार सांसद बनने के लिए पर्चा दे रहे थे। मोदी के साथ योगी थे और पीछे 11 राज्यों के सीएम समेत एनडीए के दूसरे बड़े नेता। विजन यही था कि मोदी के नामांकन को चुनाव के डिफाइनिंग मोमेंट के तौर पर पेश किया जाए, वोटर्स को बताया जाए कि मजबूत नेता ही देश संवार सकता है, आगे बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय मुद्दे पर और विकास के मुद्दे पर भाजपा इस बार 440 जा रही है और विपक्ष इसी तरह चिल्ला रहा है। विपक्ष चूंकि हार रहा है, कहीं लड़ाई में है ये नहीं है विपक्ष, ये कई दलों का गठबंधन है और सभी भ्रष्टाचारी मिले हुए हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए मिले हुए हैं, इसलिए मोदी पर ब्लेम लगा रहे हैं। एक बात तय है कि जो जनरल परसेप्शन बन पड़ा है, आप उसके बियॉन्ड कुछ नहीं सोच सकते। सच्चाई ये है कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी भी आएगी। ये युग मोदी युग है, इसमें धर्म की स्थापना होगी, जितने अधर्मी और विधर्मी होंगे और सब जाएंगे बाहर। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनका कोई विकल्प नहीं। उन्होंने यहाँ 4-4, 2-3 फ्लाईओवर दिया, रिंग रोड्स दी।
लेकिन नॉमिनेशन की तस्वीरों के बीच जमीन पर कुछ सवाल भी जन्म ले रहे थे। सवाल है, जिन सीटों का दावा मोदी करते हैं, एनडीए की वो 400 सीट आ कहां से रही हैं? 2019 में एनडीए 350 पार था, इस बार 50 सीट कहां से जुगाड़ेंगे? मिशन 400 पर बीजेपी का होमवर्क क्या कहता है? क्या साउथ में अप्रत्याशित नतीजे आने वाले हैं? क्या आंध्र तेलंगाना सरप्राइज नतीजे देंगे? क्या तमिलनाडु में एनडीए का सीट शेयर बढ़ेगा? कर्नाटक केरल से कितनी उम्मीद है? क्या ओडिशा में बीजेपी सीट का मार्जिन बढ़ाएगी? मैं भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण से मुक्त होना के लिए अपना जीवन खपा दूंगा। आरोप प्रत्यारोप के बीच जीत के दावे सब कर रहे हैं, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। लेकिन चुनाव के बीच काशी के वोटर अब खुलकर कहने लगे हैं कि पुराने रिकॉर्ड टूटेंगे, मोदी भारी मतों से जीतेंगे। तुमको जीतना है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। जीतने ही जीतना है। अच्छा। हाँ, काम भी किएगा, उसका उनको नतीजा भी मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मोदी बस पर्चा भर के चले जाए, जीत कहीं बाबा विश्वनाथ के नगरे में आवे, तीसरी बार देश की बागडोर संभाले। हाईवे का जाल देख लीजिए, रिंग रोड देख लीजिए, यहाँ अमूल की फैक्ट्री करखियाओं में आई, उसको देख लीजिए। जितना काम धरातल पे बनारस में हुआ है, उतना काम किसी भी सरकार में अभी तक नहीं हुआ था। 10 साल में बनारस का कायाकल्प। नरेंद्र मोदी के नाम पर इस भरोसे की वजह क्या है? क्या काशी में जो माहौल दिखा मोदी के लिए, एनडीए के लिए, दक्षिण के दुर्ग में भी यही स्थिति है? आगे क्या होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है, बीजेपी की उम्मीद क्या है, ये जरा स्टेट बाय स्टेट देख लीजिए। पहले आंध्र की बात। आंध्र प्रदेश में चौथे चरण में मतदान पूरा हो गया। आंध्र में इस बार 25 सीटों पर कुल 78% वोटिंग हुई, पिछली बार से 2% कम। 2019 में बीजेपी का यहां 1% वोट शेयर था, एक सीट भी नहीं मिली थी। इस बार चंद्रबाबू नायडू के साथ गठबंधन है, बीजेपी को उम्मीद है वाईएसआर कांग्रेस के किले में सेंध लगेगी। एक अनुमान के मुताबिक अगर वाईएसआर कांग्रेस का वोटर 4 से 5% स्विंग हुआ तो फिर एनडीए का मार्जिन काफी बढ़ जाएगा। अनुमान के मुताबिक ऐसी सूरत में एनडीए को 15 से 17 सीट का फायदा हो सकता है। कम से कम बीजेपी और उसके साथी तो इसी उम्मीद में बैठे हैं। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने टीडीपी के साथ अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की जनसेना से भी हाथ मिलाया है। समझौते के तहत बीजेपी 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं तेलुगु देशम पार्टी 17 और जनसेना 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रही है। जो लोग बीजेपी के वर्किंग स्टाइल को जानते हैं वो ये बखूबी समझते हैं कि ये पार्टी जमीन पर लोगों को जोड़ने का काम करती है, काडर को मजबूत करती है और फिर धीरे धीरे ही सही मगर अपना दायरा जरूर बढ़ाती है। इस बार चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र मोदी का दक्षिण दौरा इसी बात का संकेत था। और तमिलनाडु पर स्पेशल फोकस क्यों था, ये भी समझ लीजिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में बीजेपी का वोट शेयर 3.6% था। जहां तक सीट शेयर की बात है तो तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुला था। हालांकि बीजेपी के साथी दल को 1 सीट जरूर मिली। बीजेपी इस बार 39 में से 29 सीट पर चुनाव लड़ रही है, 10 सीट साथी दल को दी है। बीजेपी को उम्मीद तो यह भी है कि मोदी के नाम पर तमिलनाडु में बीजेपी को बूस्ट करने वाले नतीजे आ सकते हैं। पूरा देश एक मन बनाकर बैठा है कि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, और इस बार पूर्व और दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। हम बंगाल में बढ़ेंगे, उड़ीसा में बढ़ेंगे, तेलंगाना में बढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश में बढ़ेंगे, हम तमिलनाडु में भी बढ़ेंगे और केरल में भी अपने अकाउंट ओपन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह आखिर क्या है? क्या नेताओं को पता लग जाता है कि उनका वोट बेस सीट शेयर में कन्वर्ट हो रहा है? क्या पोलिंग बूथ पर पार्टी के एजेंट्स एक वोट काउंट कर लेते हैं और इसी आधार पर टॉप लीडरशिप को सीट का कैलकुलेशन बताया जाता है? अब बात तेलंगाना की चली है तो वहां का चुनावी हाल भी समझ लीजिए।
तेलंगाना में चौथे चरण में मतदान पूरा हो चुका है। तेलंगाना में पिछली बार के मुकाबले 2% ज्यादा यानी करीब 65% वोट पड़े। 2019 के चुनाव में बीजेपी को यहां करीब 20% वोट मिले थे। तेलंगाना में बीजेपी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी, तब केसीआर की बेटी को भी हरा दिया था। इस बार फोकस उन 13 सीटों पर भी है जहां कमल नहीं खिला था। और इसके पीछे एक और वजह है। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया। बीजेपी ने तेलंगाना में 8 सीटें जीती, जबकि 2018 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 सीट पर जीत मिली थी। पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा की तर्ज पर इस बार लोकसभा में भी तेलंगाना में सीटें बढ़ेंगी, जो 400 पार वाले विजन को और मजबूती दे सकती हैं। जब एक मजबूत सरकार होती है तो वो सबसे पहले देश का हित देखती है, लेकिन जब देश में कांग्रेस जैसी कमजोर सरकार होती है तो वो देश को भी कमजोर कर देती है। इन सारे वार पलटवार के बीच बात तो 400 पार की ही है, वो भी उस सिचुएशन में जब बीजेपी को लगता है कि अगर कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, बिहार में सीटें कम हो तो बाकी राज्यों में भरपाई हो सकती है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी का फोकस ओडिशा पर भी है। बीजेपी ओडिशा में अपना प्रदर्शन लगातार सुधार रही है। ओडिशा में साल 2009 के चुनाव में बीजेपी 0 पर रही। हालांकि बीजेपी ने 2014 के चुनाव में अपना खाता खोला, 21.9% वोट के साथ 1 सीट पर कब्जा जमाया। मोदी के नेतृत्व में 2019 के चुनाव में पार्टी ने अपना प्रदर्शन और सुधारा। 38.9% वोटों के साथ राज्य की 8 लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाया। पार्टी का मकसद है कि इस बार 400 पार के लिए ओडिशा की 21 लोकसभा सीट में से बीजेपी कम से कम डबल डिजिट में जीत हासिल करे। इसके लिए बीजेपी राज्य में अपना जनाधार लगातार बढ़ा रही है और आदिवासियों के कल्याण से लेकर महिलाओं के विकास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों को मुद्दा बनाया जा रहा है। और बीजेडी पर हमले पहले से ज्यादा तीखे हो चुके हैं। 4 जून को एनडीए का 400 पार करना पक्का हो चुका है। 4 जून बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट है। कांग्रेस पार्टी मान्य विपक्ष भी बन नहीं पाएगी। मोदी जी स्वागत। बयान और चुनाव का चोरी दामन जैसा साथ होता है। बयान जब जनता के बीच पहुंचते हैं तो वोटर को प्रत्याशी का चुनाव करने में सुविधा होती है। वैसे बयानबाजी तो बंगाल में भी खूब हो रही है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि इस बार इंडिया अलायंस 300 पार। कल तक का हमारे पास जो हिसाब है उसमें बीजेपी को 190-195 सीटें और इंडिया गठबंधन को अब तक की संख्या में 315 सीटें मिलेंगी। 3-4 पार्टी बाद दिए। लेकिन दीदी को ये क्यों कहना पड़ा? क्या ये बयान मोदी के 400 पार वाले बयान का जवाब? बंगाल के सियासी समीकरण क्या कहते हैं? 42 सीटों वाले बंगाल में बीजेपी का वोट बेस चुनाव दर चुनाव बढ़ा है। 2014 में बीजेपी 2 सीट जीती थी 17% वोट शेयर के साथ, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 42 में से 18 सीट जीती, वोट शेयर रहा 40.6%। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए 38.5% वोटों के साथ 77 सीट पर कब्जा जमाया। अब इस आधार पर बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। सवाल यही है कि ये सीट आएंगी कितनी? क्या जनता इन्हीं राज्यों से 400 पार का बूस्टर डोज देगी या फिर नतीजों वाली तस्वीर कुछ और दिखाई देगी? अब जो भी हो, सबसे पहले 4 जून को आपको एबीपी न्यूज पर पता चल ही जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।